हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा फाइनल एग्जाम को अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आज जिस डेट को मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए शूट कर रहा हूँ, इट्स 18th ऑफ मार्च टुडे। आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है और अब सिर्फ नेक्स्ट 4 डेज के बाद पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड्स जिसकी पूरे साल हमने तैयारी करी है। इन केस जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया है उनके लिए ये वीडियोस लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस, ये वन शॉट वीडियोस। अगर इतना भी जो ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, एक बुक पूरी हो चुकी है, आज सेकंड बुक की बनानी स्टार्ट करी है। 4 दिनों में आई विल ट्राई कि बचे हुए सारे चैप्टर्स की मैं बना दूं। ठीक है, और अगर ये वीडियोस भी देख लोगे ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 90 प्लस मार्क्स वेरी इजीली। ठीक है, एंड इफ यू विल बी लकी यू विल बी एबल टू स्कोर 95 प्लस एंड इवन 100। ठीक है, 100 अगर चाहिए, एग्जैक्ट 100 चाहिए, सो व्हाट यू विल डू इज व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये नोट्स ले लेना। यहाँ मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरा रिवाइज करवाऊंगा चैप्टर 1 घंटे के टाइम में। बट फॉर एवरी क्वेश्चन इफ यू नीड टू गेट ऑलमोस्ट 100 कंप्लीट 100, सो देन यू हैव टू डू एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। और नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, इफ यू विल जॉइन दैट, वहां पे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, इसकी बात पहले कर चुका हूं। द टेस्ट सीरीज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस नाउ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग टुडे, व्हिच इज द फर्स्ट चैप्टर। इसका सिलेबस, इस बुक का सिलेबस डिस्कशन वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स इटसेल्फ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडिया, अच्छा बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है 1947 में। ठीक है, तो 1947 से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है हमने वो देखना है। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को 3 चैलेंजेस आएंगे, जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है। और वो 3 चैलेंजेस क्या होंगे अभी देख लो। जो 6 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, 4 में भी आया हुआ है, 2 में भी आया हुआ है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। वो 3 चैलेंजेस हैं। पहला है टू मेक अ नेशन दैट इज यूनाइटेड एंड एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, कि यार यूनाइटेड भी रहे और डाइवर्सिटी भी साथ में हम उसको भी अकोमोडेट करके रखें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें। सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। एंड थर्ड चैलेंज वाज टू मेक सच इकोनॉमिक पॉलिसीज विच विल बेनिफिट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट वन सेक्शन। मतलब अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी जो गरीबों का भी फायदा करे। ठीक है, so policies which will benefit, economic policies which will benefit everyone। ठीक है, for all। ये 3 चैलेंजेस हैं और ये तीनों चैलेंजेस 3 अलग अलग चैप्टर्स में सॉल्व करने हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो हम आज चैप्टर शुरू करेंगे उसमें सिर्फ पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सेकंड चैप्टर में सेकंड प्रॉब्लम को, थर्ड चैप्टर में थर्ड प्रॉब्लम को। अब हम मतलब ये समझ आ गया कि पहली प्रॉब्लम जो है वो हमने इस चैप्टर में सॉल्व करनी है, दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन किया जाए। और डाइवर्सिटी को लेके 3 प्रॉब्लम्स इंडिया में आ जाएंगी, वही 3 हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट विल बी पार्टीशन, सेकंड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड थर्ड विल बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यही पूरा चैप्टर है। बस ये 3 मेजर इश्यूज जो किस चैलेंज की वजह से आएंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को लेके ये 3 चैलेंजेस आ जाएंगे, मगर हमें इंडिया को जोड़ के रखना था। कैसे हमने तीनों चैलेंजेस से डील किया, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दैट्स इट, दीज आर द टॉपिक्स बेसिकली। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैलेंज। फर्स्ट टॉपिक दैट इज चैलेंजेस क्या थे। तो अच्छा, उसमें चैलेंजेस तुम्हें पहले नीचे 3 देख लो। 3 चैलेंजेस जो मैंने तुम्हें बात बताई, 3 चैलेंजेस क्या है। अच्छा, यहां ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये है, 3 चैलेंजेस ये हैं और हमने इस फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वाले चैलेंज से डील करना है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसके बेसिस पे फर्दर 3 प्रॉब्लम्स आ गई जो हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। मगर 3 चैलेंजेस तो ये है ना। क्या है ये 3 चैलेंजेस जो मैंने बताया अभी, और ये टिप्स पे रट लेना। और ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे ही अगर आंसर राइटिंग करोगे इसी सेम फॉर्मेट में। हम भूल जाते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी लाइन भी लिखनी होती है, दैट फॉलोइंग आर द 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड।
फिर पहले चैलेंज को पेंसिल स्केल से अंडरलाइन, कि ऐसा नेशन बनाना है जो यूनाइटेड भी हो और डाइवर्सिटी को भी याद रखे और एकोमोडेट करके रखे, सबकी बात करे। फिर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, और फिर ऐसी पॉलिसीज बनानी है सबकी वेलबींग की जो बात करे, डेवलपमेंट हो जिसमें एंटायर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज की बात हो, एंटायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सारे लोगों की बात हो। ये 3 चैलेंजेस हैं तुम्हारे सामने, बात खत्म। इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना इट्स वेरी इजी, ठीक है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये 3 लिख भी दिए ना, हेडिंग्स भी इतना लिख दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर सो जनरल। फॉर एग्जाम्पल पहली प्रॉब्लम की अगर बात करें, सो इट वॉज अ सोशल प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी है। सेकेंड प्रॉब्लम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना है तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एंड थर्ड चैलेंज वाज इकोनॉमिक चैलेंज, वेलबींग ऑफ एंटायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और यही 3 ही तो चैलेंजेस हो सकते हैं किसी भी देश को, या सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। हो गया 6 नंबर पक्के। इन केस से 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, वंडरफुल। नहीं आता तो 4 में, नहीं तो 2 में, कहीं ना कहीं तो ये बात जरूर आएगी पेपर में। एक क्वेश्चन छोटा सा आता है कभी कभी 2 मार्क्स में, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ऐसे 2 इंपॉर्टेंट गोल्स जो सारे इंडियंस एग्री करते थे कि इंडिया को फॉलो करने चाहिए, गोल्स, 2 गोल्स, 2 क्वेश्चन की हमने बात करी। एक 2 गोल्स की बात हम अब कर रहे हैं, और एक 3 चैलेंजेस। तीनों चैलेंजेस तुम्हें मैंने बता दिए। 3 challenges include that unity and diversity, to establish democracy, well-being of entire section of society, entire society। और एक्चुअली 2 गोल्स जो हैं वो भी 2 गोल्स जो हम चाहते थे, एक तो सब चाहते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और दूसरा ऐसी पॉलिसीज हो जो गुड फॉर ऑल हो, गुड फॉर ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज। दैट्स इट, बस ये ही तुम्हारा सवाल है। सी दिस 2 goals that everyone in India agreed, democratically elected government and good for all policies, good the policies which will be good of all, which will be seeking good of all। तो 2 गोल्स हो गए, 3 चैलेंजेस हो गए, बात खत्म। अब मैंने पहले भी बताया कि हमने फर्स्ट वाले चैलेंज से डील करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैलेंज क्या है? टू शेप अ नेशन दैट इज यूनाइटेड एंड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, है ना। और इस चैलेंज से रिलेटेड फर्दर 3 प्रॉब्लम्स है, जिसकी जो पहली प्रॉब्लम है, जिसमें जो पहली प्रॉब्लम है दैट इज एक्चुअली पार्टीशन। डाइवर्सिटी इंडिया में धर्म के बेसिस पे थी उस समय, जिसकी वजह से पार्टीशन हो गया, है ना। फिर भी हमने इंडिया को जोड़ के रखना है, तो दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज, ना, यूनिटी विद डाइवर्सिटी टू मेक अ नेशन दैट इज यूनाइटेड एंड येट अकोमोडेटिव द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। उसका पहला प्रॉब्लम पार्टीशन, पार्टीशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हमने समझना है, ठीक है। मगर पार्टीशन की रूट्स कहाँ छिपी हैं, वो पहला एक सवाल करना पड़ेगा, 2 नेशन थ्योरी क्या थी। 2 नेशन थ्योरी क्या थी उसको देखने के लिए एक बॉक्स बना लो, उसमें लिख दो कि 2 नेशन थ्योरी क्या थी। 2 नेशन थ्योरी दी किसने थी? सबसे पहली बात मुस्लिम लीग ने। कीवर्ड से लर्न करनी होती है थ्योरी, प्लीज अंडरस्टैंड। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 1 आर हिंदूज, 1 मुस्लिम्स। हिंदूज के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट कंट्री नोन एज इंडिया, एंड मुस्लिम्स के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट कंट्री नोन एज पाकिस्तान। बस भैया ये बॉक्स है तुम्हारा जो पूरी 2 नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। दिस इज योर 2 नेशन थ्योरी। और इतनी बार 2 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, डायरेक्टली गलत नहीं करना है, पढ़ के आए। It was given by Muslim League, which says that there are 2 types of people in the undivided India. पहले Hindus and Muslims. For Hindus there should be India, for Muslims there should be a separate country Pakistan। देखो जरा यही लिखा है कि नहीं लिखा है। Given by Muslim Leagues, India consists of 2 types of people, Hindus and Muslims। उनके लिए 2 सेपरेट कंट्रीज, हिंदू कंट्री इंडिया, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, बात खत्म। अब मेन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और एक ये 3 जो तुम्हें दिख रहा है, नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ सेंस, क्योंकि दीज आर इधर 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स।
और बहुत बार आया है भाई क्वेश्चन इससे, दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये दो क्वेश्चंस है क्या एक्चुअली, वन इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन हुआ कैसे, एंड व्हाई दैट प्रोसेस वाज डिफिकल्ट, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आई, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सेम थिंग। 4 पॉइंट्स इसमें हमने समझने हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो उसके बाद करेंगे, दैट इज दैट व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर पार्टीशन, बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, 6 पॉइंट्स उसमें करने हैं, ये 6 नंबर का भी आ सकता है। बात खत्म। तो अब देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्या था, या व्हाई द प्रोसेस वाज पेनफुल और डिफिकल्टीज, है ना, प्रॉब्लम्स, प्रोसेस, सेम। व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट थिंग, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। एक और चीज, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसकी डिटेल्ड वीडियो टॉपिक वाइज, वो भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। द फर्स्ट ऑफ वीडियोस जो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए थे वो वही है, गो एंड सी दैट। बहुत डिटेल में बात की हुई है पूरे चैप्टर की, टॉपिक वाइज बात की हुई है। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम जो आई थी वो ये थी कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। सोचा था कि जहां जहां पे पार्टीशन करना है, तो ये बोला गया था कि लेट्स से, फटाफट से देखना, वी हैव लेसर टाइम टुडे, लेट्स से दिस इज इंडिया, ठीक है, और ये सोचा गया था कि जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन होगा वहां पे पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी इंडिया ओनली। तो एक तो रीजन, अगर तो एक ही साइड होते मुस्लिम्स तो वो पाकिस्तान बन जाता, वेरी इजी। अच्छा, दिस वाज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली बिफोर 1947, ये भी इंडिया का पार्ट था, और यहाँ पे भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, ये भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो दो पाकिस्तान बनाने पड़े, क्योंकि पूरे भारत में दो ऐसी बेल्ट थी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। सिंगल एक रीजन पाकिस्तान एक नहीं बन सका, दो अलग अलग जगह पाकिस्तान बनाने पड़े, क्योंकि दो अलग अलग जगह मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। सो ये पहली प्रॉब्लम आई, इसीलिए दो पाकिस्तान बनाने पड़े, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। फर्स्ट थिंग, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। सेकंड, सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान। अब एवरीवन डिडंट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान ओनली, चाहे मुस्लिम ही हो। फॉर एग्जांपल, एक आदमी थे खान अब्दुल गफार खान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, ठीक है। अब क्यों फ्रंटियर गांधी बोला जाता है उसका भी कारण है, पेपर में नहीं आने वाला, जस्ट अ थिंक, क्योंकि ये जहां पे पॉपुलर थे वो जगह है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, जो ये वाला इलाका है ना, दिस वाज नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान जी पॉपुलर थे, और ये नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में, बट क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहते थे और खुद भी मुसलमान थे, तो अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा, पाकिस्तान का पार्ट बनना पड़ा फोर्सफुली। सो दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम, दैट नॉट एवरीवन वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, ठीक है, दोज वर मुस्लिम्स और पीपल लिविंग इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, नॉट एवरीवन वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, बट अल्टीमेटली दे हैड टू जॉइन पाकिस्तान, ठीक है। देन दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे मेजॉरिटी तो मुस्लिम्स की ही थी ओवरऑल, लेट्स से, अब अच्छा बताया ही हुआ है, लेट्स से पंजाब एंड बंगाल, तो देख लो एक बार कैसे। लेट्स से ये एक प्रोविंस है पूरा का पूरा पंजाब, दिस, ठीक है, द पर्पल वन। अब इस पूरे प्रोविंस में ओवरऑल तो मेजॉरिटी किसकी थी, मुस्लिम्स की, ठीक है, मगर कुछ कुछ एरियाज में ज्यादा लोग हिंदूज और सिख्स थे। एग्जाम्पल, ओवरऑल फिर बता रहा हूं मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर लेट्स से जो ये एरियाज थे, जो आज का अमृतसर लुधियाना वाली साइड है, जलंधर वाली साइड है, यहां पे हिंदूज और सिख लोग ज्यादा थे, इसीलिए इन प्रोविंसेस को ही हाफ में डिवाइड कर दिया गया। जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान में चला गया, जहां हिंदू सिख पॉपुलेशन ज्यादा थी वो इंडिया में पार्ट रहा है।
और ये पूरा प्रोविंस जो था पंजाब, इसी को ही डिवाइड करना पड़ा। एंड सेम वॉज विद बंगाल, दिस कंप्लीट वॉज बंगाल, बट in this region there was overall there was Muslim majority, but इन वाले कुछ एरियाज में देयर वर हिंदूज और अदर पीपल हु वर इन मेजोरिटी। ठीक है, तो इसीलिए पूरे प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया। ये वाला पार्ट बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान बन गया और ये वाला पार्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल बना दिया। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट बंगाल एक्चुअली लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। You can easily see that Bengal is in the eastern side of India, but still it is known as West Bengal, क्योंकि बंगाल का वो वेस्टर्न पार्ट है। ये वेस्ट पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल हो गया। ईस्टर्न पार्ट ईस्ट पाकिस्तान बन गया, बंगाल का वेस्ट इंडिया में आ गया, इसीलिए उससे वेस्ट बंगाल बोला जाता है, बिकॉज इट वॉज वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, दैट्स इट। सो प्रोविंसेस वर ऑल्सो डिवाइडेड and one was problem of minorities on both sides of the borders। अब यार देखो, सारे लोग तो माइनॉरिटी मतलब पाकिस्तान में कुछ तो हिंदूज बच ही गए होंगे ना, सारे तो इंडिया में नहीं आ सके होंगे, और इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स आज हैं जो वहां नहीं जा पाए। और उस समय तो क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी तो माइनॉरिटीज के साथ दंगे होना लाजमी था, तो उनके अगेंस्ट सेंटिमेंट एक था जिसकी वजह से राइट्स उनके अगेंस्ट हुए। तो वो प्रॉब्लम आज भी वहां पे है, उस समय भी थी। तो ये दैट्स हाउ प्रोसेस वाज वेरी डिफिकल्ट, and these are the difficulties also which were being faced during the partition of India। Now next question is even more important, I have written it as very important also, you can see। ठीक है, 6 मार्क्स में भी ये बहुत बार आया है, हो सकता है दोबारा से भी आ जाए। अब ये क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, पार्टीशन के बाद क्या हुआ। अगेन वेरी इजी, 6 पॉइंट्स है लर्न करने हैं। जो सबसे पहली बात, मास डिस्प्लेसमेंट एंड किलिंग्स ऑफ पीपल। भाई पार्टीशन हो गया तो इतने सारे मुस्लिम्स को इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान से इतने सारे हिंदूस को इंडिया आना पड़ा, बहुत मास डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इवन 5 to 10 lakh people were killed in this, 80 lakh people had to migrate, displacement, 5 to 10 lakh people got killed। ठीक है, जस्ट इमेजिन। सो इट वाज a very disastrous thing that happened to India in 1947, but this is something which is there। जो हो गया अब उसको याद नहीं करना है, याद सिर्फ इसलिए रखना है कि we shall not repeat such kind of thing again। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और मे बी द पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, व्हाटएवर वाज देयर, वी शुड नॉट बी रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम हिस्ट्री वी कैन ओनली लर्न, दैट्स इट। देन वेरियस सिटीज टर्न इनटू कॉम्युनल जोन्स, बहुत सारे सिटीज कॉम्युनल जोन्स में बदल गए। कॉम्युनल जोन्स मतलब धर्म के नाम पे दंगे होने लगे, जहां पे 3 सिटीज का नाम याद रखना है तुमने, एक लाहौर, एक अमृतसर, एक कोलकाता। ठीक है, या तो इसको KAL करके याद रख लो या LAK करके याद रख लो। KAL इज इवन मोर इजियर, दैट इज कल, विच K रिप्रेजेंट्स कोलकाता, A रिप्रेजेंट्स अमृतसर, L रिप्रेजेंट्स लाहौर। ऑब्वियसली जो बॉर्डर स्टेट्स है पंजाब और बंगाल में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे दंगे ज्यादा होने लगे। ठीक है, एंड देन प्रॉब्लम्स विद रिफ्यूजीज। अब रिफ्यूजीज कौन होते हैं? जो दूसरे कंट्री जाना तो नहीं चाहते थे मगर फोर्सफुली जाना पड़ा। फॉर एग्जांपल हिंदूज उसी वाले इंडिया, पुराने इंडिया में जो अब पाकिस्तान बन चुके, वहीं रहना चाहते थे। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? मगर अगर वो वहां से ना निकलते तो हो सकता है वो वहां पे मार दिए जाते, है ना। सो इट कुड हैव बीन अ डेडली थिंग फॉर देम, तो उनको फोर्सफुली यहाँ पे आना पड़ा, उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज। उनके साथ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी देखो कितनी डेडली है यार। एक रात पहले तो वही इंडिया का पार्ट था, तो वहां के सारे लोग उनको अपना ही सिटीजन्स और भाई मान रहे हैं, मगर अगले ही दिन जैसे ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, एक डिफरेंट कंट्री बन गया, तो वहां वो दुश्मन हो गए उनके और इंडिया आना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है उनको कि हम किसी दूसरे देश में आए हैं, और यहाँ पे उनको शुरू में रेफ्यूजीज बन के रहना पड़ा। अल्टीमेटली दे वर गिवन दैट सिटीजनशिप, बट दिस इज अ थिंग, नो। तो दिस हैपेंड, रिफ्यूजीज के साथ प्रॉब्लम। फिर वुमेन के साथ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वुमेन आर ऑलवेज द इजी टारगेट, सो वुमेन वर रेप्ड, एब्डक्टेड, किल्ड। ठीक है, और फिर बंटवारा जब हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो यार हर चीज का बंटवारा हो गया होगा। डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर थिंग्स, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड। यू कैन सी दैट
even the tables, chairs, typewriters, paper clips, books, everything was divided. And not just this, even provinces also got divided. कौन से दो provinces? You know, Punjab and Bengal. These are 6 consequences which you can remember. ये consequences याद रखने का भी एक तरीका है. देखो consequences of partition की अगर हम बात करें, so the first consequence is mass displacement and killings. And second is mass displacement and killings, and second one was communal zones. अरे भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? जस्ट अ मिनट बेटा. ठीक है, see this, mass displacement and killings and communal zones. पेन नहीं चल रहा यार, गिव मी अ सेकेंड. यस फाइन, ठीक है. नाउ फाइन, बैक टू क्लास. कॉम्युनल जोन्स 3 सिटीज के नाम बताए, KAL, कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर. कोलकाता बिफोर दैट एट दैट टाइम यूज्ड टू बी नोन एज कलकत्ता, बट दैट्स फाइन. एंड अमृतसर एंड लाहौर. मास डिस्प्लेसमेंट एंड किलिंग्स में बात करें तो अराउंड 80 लाख पीपल नीडेड टू माइग्रेट एंड अराउंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड, है ना. सो ये दो चीजें लर्न कर ली. उसके बाद देखो कितना इजी है कॉन्सिक्वेंसेस लर्न करना. 3 and 4 both are problems. ये है प्रॉब्लम्स विद रेफ्यूजीज, वन इज प्रॉब्लम विद वुमेन. और उसके बाद 5th and 6th points are 5th is division, again division. देखो ये दोनों प्रॉब्लम्स, ये दोनों डिविजन्स. ये डिवीजन किस चीज का है? डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर थिंग्स आल्सो. 6th कॉन्सिक्वेंसेस, डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस. कौन से? पंजाब एंड बंगाल. बस बात खत्म. ये 6 हमारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं. 6 की 6 याद रख लो. ऐसे पॉइंट्स बना के लिखना, हेडिंग्स बना देना, अंडरलाइन कर देना, डिटेल्स अंदर लिख देना. 6 नंबर पक्के. ठीक है, दैट्स इट. ये पार्टीशन की वीडियोस तुम्हारे सामने, फोटो इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, एंड इट्स अ ट्रू फोटो, रियल पिक्चर ऑफ दैट टाइम, दैट ऑफ व्हाट ऑल हैपेंड एट दैट टाइम. ठीक है, ये हो गया पार्टीशन. अच्छा, इसके अलावा नोट्स में और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो एक बार गो थ्रू कर लेना. मगर ये और इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवा दिए हैं तुम्हें. नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वाज बेस्ड ऑन द चैलेंज दैट, 3 चैलेंजेस में से फर्स्ट चैलेंज था क्या? टू मेक अ नेशन दैट इज यूनाइटेड एंड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी. और इस चैलेंज को हमने इस चैप्टर नंबर 1 में सोल्व करना था. और इस चैलेंज को लेके फर्दर 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें. पहली थी पार्टीशन. पार्टीशन कैसे, हम क्या क्या हुआ उस टाइम में हमने देख लिया, दिस इज डन. सेकेंड वॉज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. थर्ड, उसके बाद स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज करेंगे, लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, बट विल टॉक अबाउट दिस. पहले आगे चलते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विच इज द सेकंड प्रॉब्लम. यहां क्या होता है? अब देखो, पहली बात तो प्रिंसली स्टेट्स है क्या, ये समझो यार. जब जब ब्रिटिश इंडिया जो था, when it got its independence, it was divided in 2 parts. One was British Indian provinces, one was princely states. British Indian provinces वो थे which were directly under the rule of Britishers. अब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो हमारा हो गया. बट प्रिंसली स्टेट्स का क्या हाल था, देखो जरा. एक थे प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स में पहले बात सुन लो. प्रिंसली स्टेट्स में जो रूल करते थे वो थे राजा लोग. मगर वो राजा लोगों को सिर्फ इतना मानना था कि वी एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, कि हाँ हमारे ऊपर भी एक हम अथॉरिटी है, दैट दोज आर ब्रिटिशर्स. ठीक है. और जब उन्होंने ये मान लिया अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स,
तो ब्रिटिशर्स ने उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी थी इन देयर इंटरनल अफेयर्स। यार अपनी वो एक एक्स्ट्रा मिलिट्री रख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, अपने टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दिस वाज बीइंग डन एंड दिस वाज प्रिंसली स्टेट्स। और इसी सिस्टम को बोला जाता था पैरामाउंटसी और सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। पैरामाउंटसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाट वाज पैरामाउंटसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? यू विल राइट अबाउट दिस दैट princely states, there were several large and small princely states जो प्रिंसेस रूल करते थे, ठीक है, उनके पास कुछ इंटरनल अफेयर्स में कंट्रोल था खुद का, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। अगर वो ब्रिटिशर्स को सुप्रीम मानते थे तो उनको ब्रिटिशर्स ने फिर एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी थी अपने इंटरनल अफेयर्स में, और इसी चीज को पैरामाउंटसी या फिर सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला जाता था। एंड देयर वर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ पूरे ब्रिटिश एम्पायर का प्रिंसली स्टेट्स था। 1/3 मतलब 33% एरिया आउट ऑफ 100% ऑफ इंडिया वाज अंडर प्रिंसली स्टेट्स ओनली, ठीक है। एंड एवरीवन आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट, जस्ट अ फैक्ट। ये हो गया पहले कि प्रिंसली स्टेट्स थे क्या, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे क्या, दोनों चीजें पता लग गई। मगर हमने प्रिंसली स्टेट्स की बात करनी है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम फटाफट से देखो। अभी प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दे दिए गए थे कि तुमने इंडिया चूज करना है, इंडिया को चूज कर लो, पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में चले जाओ, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट रह लो। और 565 प्रिंसली स्टेट्स और मोस्ट ऑफ देम डिसाइडेड दैट दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट। भैया किसी को उंगली पकड़ाओगे वो पूरा हाथ पकड़ लेंगे, इट्स वेरी नेचुरल। कौन किसी के अंडर रहना चाहता है? एवरीवन वांट्स सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब जस्ट इमेजिन इंडिया एक कंट्री, उसके अंदर 565 अलग अलग कंट्रीज होते तो इंडिया कैसा होता यार, कटा फटा सा, टूटा फूटा, है ना। बीच बीच में मतलब ट्रेन जा रही है, घूम घूम के जा रही है, क्योंकि बीच में तो एक प्रिंसली स्टेट अलग कंट्री आ गया। क्या वो ठीक होता? मुश्किल हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। सी दिस इज द थिंग, जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना सारा, ये दिस ब्लू पार्ट इन दिस मैप, इट्स एन एनसीईआरटी फोटो पिक्चर। दिस ब्लू पार्ट एक्चुअली वर प्रिंसली स्टेट्स। सिर्फ येलो वाला पार्ट इंडिया होता, जस्ट इमेजिन, है ना। सो डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर इंडिया टू गो ऑन इटसेल्फ, ठीक है। प्लस टेरिटरी कितना सा रह जाता हमारा यार, वेदर वी वुड हैव बीन सच पावरफुल कंट्री अगेन, नो, ठीक है। जो फिर विश्व गुरु बनने के सपने जो आप हम आज देख रहे हैं वो बन पाते क्या? नहीं बन पाते ना। ये बात हमारे सरदार पटेल जी को पता थी कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको तो डील करना पड़ेगा। कैसे डील किया उन्होंने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। सरदार पटेल जी का रोल क्या था इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सरदार पटेल, ही वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। डेप्यूटी मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर की तरह मान लो। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू। एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज दिस सरदार पटेल एंड होम मिनिस्टर आल्सो। मतलब आज के जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उस समय नेहरू जी और सरदार पटेल जी हुआ करते थे, ऐसे याद रख लो। अब प्रॉब्लम देखो उन्होंने कैसे हैंडल करी। पहली चीज भाई, 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करवाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं कैसे। अगर सिर्फ ओडिशा स्टेट की बात करें हम, आज के ओडिशा स्टेट में उस समय 26 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। एक ओडिशा स्टेट के अंदर 26 रियासतें, प्रिंसेस रूल करने वाले, उनको कन्विंस करना इंडिया में आ जाओ। और ये छोड़ो, गुजरात के सिर्फ एक सौराष्ट्र रीजन में, गुजरात में रीजन सौराष्ट्र, वहां पे 14 बिग प्रिंसली स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स, सबको राजाओं को मनाना इंडिया में आ जाओ। अगेन वेरी डिफिकल्ट थिंग। और सरदार पटेल को पता था कि अगर, अच्छा सरदार पटेल ने बहुत स्किलफुली सबको परसुएड किया भी, ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसेस को मना लिया। उनको पता था कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन अगर बनाना है तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का यूज किया। डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स मतलब डिप्लोमेसी क्या होता है यार, किसी को कुछ समझाओ और वो ऐसे मान भी जाए और जिसमें हमारे फायदे की भी बात हो, उसको बुरा भी ना लगे, वो बात भी मान ले, है ना। गोलमोल करके कुछ बताना, कुछ नेगोशिएशन करवा के उनको एक्सेप्ट करवानी चीजें, जिसका एक तरीका क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है आगे हम बात करेंगे। इट वाज जस्ट लीगल पेपर में भी, जो जिसने साइन कर दिया आप इंडिया का पार्ट बन जाओगे। बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट्स विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, जो भी साइन करेगा राजा।
अच्छा, इस काम में उनका हेल्प किया वीपी मेनन जी ने, ठीक है, जो उनके सेक्रेटरी थे। उनके सेक्रेटरी कौन थे? वीपी मेनन। उन्होंने इस काम में उनका हेल्प किया, और आज इसीलिए उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेडिकेट किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से यूनाइट किया है, एंड दिस इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो सरदार पटेल जी का रोल अगर आ गया तो क्या बताओगे? देखो, स्टोरी कहानी की तरह लर्न करते हैं हर चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल टेल दैट ही वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर and home minister. Then you will write about that he knew that it was a very complicated task. कॉम्प्लिकेटेड टास्क के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक ओडिशा का दोगे और एक गुजरात का दोगे, है ना। सेकेंडली तुम बताओगे, उनको पता था कि इंडिया को अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना तो बहुत जरूरी है इंडिया में, ठीक है। अब ये काम है, बड़ा काम है, इसके लिए उन्होंने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का यूज किया। डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। और इस काम में उनकी हेल्प किसने करी? उनके सेक्रेटरी ने, जिनका नाम था वीपी मेनन। इसीलिए उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आ गया सरदार पटेल पे, यू विल राइट दिस एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ना मैंने नोट्स में सरदार पटेल पे दिया हुआ है, वो कंटेंट एक्चुअली सीबीएसई करिकुलम में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए वो अलग से अदर्स वाले पार्ट में दिया, बट यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो वो नोट्स ले लो तुम, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, वहां से यू कैन लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। सरदार पटेल जी के ऊपर एक और क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा वहां पे है, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। अब नेक्स्ट चीज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या? व्हाट वाज दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? एंड इफ यू सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो भी रूलर, अगर किसी रूलर ने, द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, दैट यू देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, बात खत्म, वो प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट एक है। अब 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इंडिया में आने में, हेजिटेंट थे, रिलक्टेंट थे। वो 4 कौन से हैं? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर। उससे पहले पीडी क्लासेस के स्टूडेंट्स हो ना, कुछ डिटेल्स में जाओगे, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं और मुझे लग रहा है इस बार आएगा। अगर एमसीक्यू में पूरे नंबर चाहिए और 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो ये वाला पार्ट जरूर देख लेना एक बार। इन चारों से, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, सबको पता है। उससे पहले एक तो ट्रैवनकोर और एक नवाब ऑफ भोपाल। ट्रैवनकोर वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू डिमांड इंडिपेंडेंस। अगर एमसीक्यू में आओ, व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू डिमांड इंडिपेंडेंस? ट्रैवनकोर। और नवाब ऑफ भोपाल वाज एवर्स टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट वाज एवर्स और रिलक्टेंट टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर विल बी नवाब ऑफ भोपाल, ठीक है। और फिर जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, चारों रिलक्टेंट थे। आई होप यू नो कि हैदराबाद और मणिपुर पे तो पूरे पूरे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, इस पे तो पूरी कहानी है, कैसे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना, कैसे मणिपुर इंडिया का पार्ट बना। जूनागढ़ और कश्मीर, सिर्फ एक एक लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए कि जूनागढ़ कैसे बना, थ्रू इंडिया का पार्ट, प्लेबिसाइट के थ्रू। प्लेबिसाइट होता है लोगों से पूछ लेगा डायरेक्टली, व्हाट डू यू वांट, whether you want to join India or Pakistan or to remain independent. Most of them told that we want to join India. That's how Junagadh became part of India. कश्मीर की तो कहानी आगे पूरे चैप्टर्स में कश्मीर की ही बात है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस में भी वहां का राजा था महाराजा हरि सिंह, उनसे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया था। मगर कब साइन करवाया था, कहानी क्या थी? पाकिस्तान के इनफिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए घुस गए थे पाकिस्तान इंडिया में, कश्मीर में। अब महाराजा हरि सिंह की तो इतनी तो पैरा आर्मी नहीं थी कि वो लड़ पाए उनसे, तो उस चीज का फायदा इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया। वहां जाके महाराजा हरि सिंह को बोला, बेटा वी विल सपोर्ट यू, डोंट वरी, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कश्मीर को तो बचाना ही है, कैसे बचाएंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आर्मी प्रोवाइड करेंगे, मगर उसके लिए कंडीशन ये है कि तुम्हें इंडिया का पार्ट पहले बनना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। बट उसने भी कुछ चालाकी करी, महाराजा हरि सिंह ने आर्टिकल 370 नेगोशिएट करके हमसे ले लिया, मीन्स थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स, ऑटोनॉमी रख ली खुद के पास।
ठीक है, बट 2019 दिस आर्टिकल 370 वाज आल्सो एब्रोगेटेड, दैट्स अ थिंग। नाउ हैदराबाद एंड मणिपुर की डिटेल्स हम अब करेंगे। इस पे तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, 6 नंबर में, 4 नंबर में। हाउ हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, हाउ मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। पहले हैदराबाद करेंगे, फिर मणिपुर करेंगे। 2 स्टेट्स 2 कहानियां, फटाफट से देख लो। क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है कैसा, अबाउट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद यू मस्ट नो दिस थिंग। फर्स्ट इज, देखो जरा कीवर्ड्स देखने सिर्फ। इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था। पीछे मैप जो भी गया ना, वो भी पीछे करके देख सकते हो, अदरवाइज इट्स देयर इन एनसीईआरटी एज वेल। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इसके रूलर ने खुद को टाइटल दिया था निजाम, और ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। दुनिया का एक सबसे अमीर लोगों में से एक ये था। इसने टाइटल खुद को दिया था निजाम। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। एमसीक्यू में पूछा जाएगा, विच प्रिंसली स्टेट साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया। इट विल बी हैदराबाद। एंड व्हेन, प्लीज रिमेंबर दिस, नवंबर 1947 टिप्स पे होना चाहिए, नवंबर 1947, नॉट जस्ट ईयर, नवंबर आल्सो, द मंथ एज वेल। एक साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। बोले अभी जो सिचुएशन है वैसी ही रहेगी, स्टेटस क्वो, मतलब जो अभी है वैसा रहेगा। अभी हम डिसाइड करेंगे, बाद में बताएंगे क्या करना है। अभी तो हम अकेले इंडिपेंडेंट रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो अबाउट प्रिंसली स्टेट हमें पता लग गया। लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, रूलर ने टाइटल दिया था खुद को निजाम, वर्ल्ड्स वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था नवंबर 1947 में, बात खत्म। अब आता है कि कैसे ये इंडिया का पार्ट बना, एक्सेशन हुआ कैसे हैदराबाद का इन इंडिया। ठीक है, देखो जरा, बहुत आसान कहानी है, कुछ भी नहीं है। क्रूड राजा था, ठीक है, हैदराबाद में ही। अच्छा, अभी तो जो आज का हैदराबाद है ना, वो पूरे आंध्र प्रदेश, उस समय प्रॉपर पूरा आंध्र प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स आल्सो, कुछ कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता था। और आई होप यू नो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ था जिसको तेलंगाना बोलते हैं, बट पहले वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। और आंध्र प्रदेश को पहले हैदराबाद प्रिंसली स्टेट बोला करते थे, उसी रीजन को, आसपास को कुछ। ठीक है, तो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के तेलंगाना रीजन के स्पेशली पीजेंट लोग जो थे वो बहुत परेशान थे किंग के ऑपरेसिव रूलर से, निजाम के ऑपरेसिव रूल से। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी। वुमेन ऑल्सो वॉज विक्टिम ऑफ द ऑपरेसिव रूल, वुमेन ऑल्सो ज्वाइंड द मूवमेंट। सो मूवमेंट शुरू किया पीजेंट्स ने, और वुमेन ने उसको ज्वाइन कर लिया। और पहले पीजेंट्स ने स्टार्ट किया, वुमेन ने ज्वाइन कर लिया, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो ज्वाइंड, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी इन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो थे, और हैदराबाद कांग्रेस ऑल्सो। सो दे ऑल ज्वाइंड द मूवमेंट। मूवमेंट बड़ी होती गई, राजा डर गया, निजाम डर गया। निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रजाकर्स को बोला कि जाओ और इस मूवमेंट को सप्रेस कर दो। और रजाकर्स ने बहुत तबाही करी, डिस्ट्रक्शन किया, मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस किया, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को बहुत बुरे तरीके से सप्रेस करा, डरा दिया। ठीक है, टेरराइज किया गया, मारा गया, पीटा गया। अब जब भैया तुम वायलेंस करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट को तो मौका ही चाहिए था कि बेटा तुम करके देखो वायलेंस। देन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द आर्मी कि जाओ बेटा सिचुएशन को कंट्रोल करो। अब यार निजाम के पास तो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, रजाकर्स, और इंडियन गवर्नमेंट के पास तो इंडियन आर्मी है, तो आर्मी के सामने कहाँ टिक पाएंगे रजाकर्स। ठीक है, सितंबर 1948 में आर्मी को भेजा गया, और कुछ ही दिनों में फाइट करने के बाद निजाम जी ने सरेंडर कर दिया। दैट्स हाउ हैदराबाद एक्सेडेड टू इंडिया। दिस वाज हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। क्या है कहानी, वेरी इजी, फिर से रिकॉल करो एक बार, एक्टिवली खुद से देखो। सबसे पहले the peasants of Telangana movement were the victims of the oppressive rule of Nizam. Women were also the victim. They started a movement, and this movement was joined by later on all political forces there, especially the communists and Hyderabad Congress. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद रजा मूवमेंट बड़ी होती गई, तो निजाम ने रजाकर्स को भेजा मूवमेंट को अंडर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रजाकर्स क्या थे, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, रजाकर्स ने बहुत ज्यादा वायलेंस किया,
मगर इंडियन आर्मी ने फिर अपनी आर्मी को भी भेज दिया। अच्छा, एक चीज और नोट कर सकते हो, ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जो इंडियन आर्मी ने किया हैदराबाद में। दैट्स हाउ हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ दिनों की फाइटिंग के बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया। बात खत्म, ये कहानी लिखनी है, बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है। दैट्स इट। अब आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर की बात कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड इन मणिपुर। अब इसकी अलग कहानी है। मणिपुर का जो महाराजा था, जिसका नाम है महाराजा बोधचंद्र सिंह, वो और स्मार्ट था। स्मार्ट इन अ सेंस, नॉट विद फिजिकल अपीयरेंस, आई डोंट नो, बट स्मार्ट इन अ सेंस कि उसने पहले ही इंडिया के साथ बिफोर इंडिपेंडेंस साइड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, अरे बोले हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे भारत के, ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करना है अभी कर देते हैं, पहले ही कर दिया साइन, डन। मगर कभी कभी जब आप मम्मी पापा की बात मान लेते हो जल्दी, या क्या बोलना आप बताओ, हम मान लेंगे, मगर मम्मी पापा समझ जाते हैं कुछ तो दाल में काला है यार, कुछ मतलब क्या डिमांड है बताओ। तो फिर पता लगा कि मणिपुर के राजा ने बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर रहे हैं मगर हमको कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए, मैं राजा तो अभी भी रहूंगा मणिपुर में, कंप्लीटली मर्ज नहीं हो जाएंगे, हम मानते हैं कि विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट फिर भी मणिपुर में मैं राजा तो रहूंगा। ठीक है, सरकार होगी क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा। चलो इंडिया ने बोला कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट इतना तो मान रहे हो कि टेरिटोरियली जियोग्राफिकली तुम इंडिया का पार्ट हो, फाइन। ठीक है, सो महाराजा ने, जो मणिपुर का महाराजा था जिसका नाम था बोधचंद्र सिंह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो पहले ही साइन कर लिया था इंडिया के साथ, मगर ऑटोनॉमी ले ली थी मणिपुर के लिए, एक्स्ट्रा पावर जिसको बोलते हैं, कि हम इंटरनल अफेयर्स में तो भैया हमारी चलेगी, उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा, अब पूरे इंडिया में तो डेमोक्रेसी, वहां पे एक राजा, लोगों ने प्रेशराइज किया कि भाई इलेक्शंस करवाओ। इलेक्शंस होते हैं जून 1948 में, एमसीक्यू क्वेश्चन। The first state in the India where elections were held based on universal adult franchise was Manipur in June 1948. पूरे इंडिया में तो इलेक्शंस 1952 में हुए थे ना, फर्स्ट इलेक्शंस, बट यहाँ कब हो गए मणिपुर में, जून 1948 में। ठीक है, और अब ये क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। क्या मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कि चुनी हुई सरकार भी है, means there will be a legislative assembly as well and there will be a king as well. It is known as constitutional monarchy. ठीक है, like Britain is a king as well, the crown king or queen whoever, and on the other side there is a prime minister as well. ठीक है, सो इलेक्शंस हो गए, असेंबली बन गई, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंसेस थे, कुछ लोग ये बोलते थे कि यार हमें पूरा इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए, और वो ऑब्वियसली कौन से लोग थे, जो स्टेट कांग्रेस के लोग थे, जो मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी थी, मतलब मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी उस स्टेट की, वो लोग ऑब्वियसली क्या चाहते कि इंडिया के साथ पूरा मर्ज हो जाना चाहिए, जो ऑटोनॉमी लिए वो नहीं वापस दे दो। मगर कुछ पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज कर रही थी और ये बोल रहे थे कि नहीं हमें तो और ऑटोनॉमी चाहिए, हम तो और अलग रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा को थोड़ा सा प्रेशराइज करके, ठीक है, कुछ भी उसको इन्फ्लुएंस करके बोला कि यार ठीक है तुम मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लो, ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाले तुम्हारी पावर वैसे भी कुछ खास रहने देंगे नहीं, तो बेटर है कि तुम हमारे लिए कुछ भला कर जाओ। एंड अल्टीमेटली सितंबर 1949 में महाराजा ने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया, एंड दैट्स हाउ मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मगर वहां के लोग बोलते हैं यार हमारी चुनी हुई सरकार, लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पूछा ही नहीं गया, नाम से पूछा गया, जिसका एंगर, रिसेंटमेंट, गुस्सा, नाराजगी आज भी वहां पे दिखता है। एंड यू नो कि अभी भी मणिपुर में पीछे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, है ना, दैट वाज बेस्ड ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, है ना, बट उसका एक कारण ये भी है व्हाई मणिपुर इज नॉट वेरी साइलेंट, और इट्स वॉयलेंट रीजन इज दिस। ठीक है, सो दिस वाज मणिपुर, कि मणिपुर कैसे इंडिया का पार्ट बनता है, कंप्लीटली कैसे इंडिया में मर्ज होता है। ठीक है, अच्छा ये टोपी वाले अंकल इज निजाम ओनली, ठीक है, दिस इज सरदार पटेल, फाइन, ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट चैलेंज की जो लास्ट प्रॉब्लम है, तो वी वर डिस्कसिंग दिस, है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो पहला चैलेंज था उसकी तीन प्रॉब्लम्स, तीन में से पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम डील कर चुके हैं। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स ने बोला हमें लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करो। कहानी सुन लो,
पहले, ठीक है। कहानी क्या है? कहानी ये है, यस, तो कहानी बेटा ये है कि पहले तो इंडिया, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया वर सेइंग कि यार एक बार इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम सबको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे, सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे। एंड सी लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू एवरीवन, रीजन बीइंग लैंग्वेज इज द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर। फाइन, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो सबसे पहली चीज तुम्हारी एक तुम्हारा नाम निकलेगा, उसके बाद आई एम पंजाबी, आई एम हिंदू, है ना, आई एम हरियाणवी, ठीक है। हिंदू भी बाद में आएगा, पहले आई एम पंजाबी, आई एम हरियाणवी, आई एम गुजराती, आई एम मराठी। तो लैंग्वेज इज समथिंग जो कल्चर को तुम्हारे दर्शाता है, और वो उस बहुत प्रिय होती है लोगों को। तो बोला कि सेम लैंग्वेज के लोग एक साथ रहेंगे और उसी बेसिस पे एक स्टेट बनना चाहिए। लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको सरकार भी एग्री कर रही थी। मगर जैसे इंडिपेंडेंस होता है, पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन होता है धर्म के नाम पे। अब धर्म के नाम पे भारत टूट गया, तो लीडर्स को लगा कि यार अगर दोबारा लैंग्वेज के नाम पे भी अगर अलग अलग स्टेट्स बना दिए, तो ये अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कंट्रीज बनाने की बात ना करे कहीं और भारत टूट जाएगा, है ना, उसका फायदा नहीं। तो लीडर्स डर गए थोड़ा सा और बैक सीट पे ले लिया इस इशू ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को। बट फिर एक मूवमेंट शुरू होती है जिसका नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट। मतलब स्कूल में बच्चों ने कुछ मांगा हो, टीचर ने मना कर दिया हो, फिर कुछ तो रिबेल्स होते हैं कि नहीं, हम तो बैठ जाएंगे अनशन पे, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, याद है, बच्चे बैठ गए थे अनशन पे, बोला हमें तो सीजन क्रिकेट किट चाहिए, सीजन बॉल सीजन बैट चाहिए, नहीं तो हम तो बैठे अनशन पे कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वही एक बच्चा उसमें से इंडिया में था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक्चुअली उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कहानी क्या है, सिर्फ एक मद्रास प्रोविंस हुआ करता था, मद्रास प्रोविंस विच इज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, याद है, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू, प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। प्रिंसली स्टेट्स का समझ लिया हमने, एक प्रोविंस था मद्रास प्रोविंस, उसमें दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक तो तेलुगु और एक तमिल। जो तेलुगु बोलने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि हमें तो सिर्फ तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ, मद्रास प्रोविंस में से आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट केरला कर्नाटका का भी था, ठीक है। और दो तीन भाषा बोलने वाले लोग थे, मगर सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोगों ने बोला कि हमें तो अलग प्रोविंस बनाना है, आंध्र प्रदेश। इस पूरी मूवमेंट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसको लीड किसने किया, एक आदमी जिसका नाम था पोती श्री रामुलु, ठीक है। और ये विशाल आंध्रा मूवमेंट में तेलुगु स्पीकर्स ने बोला वी वांट सेपरेट आंध्रा प्रोविंस, विच इज वेरी मच विजिबल, वेरी इजी कीवर्ड्स तुम्हें बोल्ड करके मैंने दिखाए हुए, यही लर्न करने। और जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र प्रदेश में, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे आल्सो वाज इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ यार तेलुगु लोगों के लिए अलग स्टेट होना चाहिए। फिर एक मेन लीडर था पोती श्री रामुलु, उस पोती श्री रामुलु जी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और वो आमरण अनशन पे बैठ गए, बोले मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा भाई जब तक ये बात नहीं माननी जाएगी। पोती श्री रामुलु जी इनडेफिनिट फास्ट पे बैठ गए, और अनफॉर्चुनेटली उनकी 56 डेज के बाद डेथ भी हो जाती है। अब जो उनके सपोर्टर्स थे उनको गुस्सा आ गया यार, ऑब्वियसली, कि यार हमारे लीडर की डेथ हो गई, उन्होंने हमारे एक कॉज के लिए जान दे दी, सरकार मान नहीं रही है, तो जनता तो भैया स्ट्रीट्स पे आ गई कि हम तो अब दंगे करेंगे, जो भी तुमने नहीं माननी तो बात, ठीक है, हमारे लीडर की मौत हो गई है। फिर पुलिस फायरिंग होती है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स, क्योंकि इस समय जो पुराने लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर जब इतना प्रेशर डला सरकार पे कि यार इतनी जाने जा रही हैं, इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ा, वो जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को मानना पड़ा कि यार नहीं, आंध्र प्रदेश बना देते हैं। और कब बना, दिसंबर 1952 में, टू द फर्स्ट स्टेट विच वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज। दिसंबर 1952 सेपरेट आंध्र प्रदेश, फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, दिसंबर 1952, प्लीज याद रख लो, दिसंबर 1952। एंड सी आई एम टेलिंग यू लेजिस्लेटर्स रिजाइंड, क्योंकि 1952 में फरवरी तक इलेक्शंस हो चुके थे, तो एमएलए डिसाइड हो चुके थे ना, तो उन्हीं एमएलए और एमपीज ने रिजाइन कर दिया था। आई होप नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, तो उसमें एक बार एमसीक्यू में भी आया था कि इलेक्शंस, फर्स्ट इलेक्शंस कब से कब तक हुए थे, तो 1951 से 52 तक हुए थे, मगर 1951 के अक्टूबर में शुरू हुए थे और 52 के फरवरी में खत्म हुए थे।
और ये एमसीक्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोनों मंथ दिए हुए थे, तो ये पता होना चाहिए। कैसे याद रखना है जो मैं बच्चों को स्पेशली बताता हूँ, अक्टूबर गांधी गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। फेब्रुवरी में क्या होता है, दैट वैलेंटाइंस डे, मैं भी ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है। सो इट विल बी इजियर फॉर यू, गांधी से वैलेंटाइन डे तक, बेसिकली अक्टूबर टू फेब्रुवरी, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सो पहला स्टेट अभी यहाँ पे याद क्या रखना है कि पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना वो था आंध्र प्रदेश, बना कब, दिसंबर 1952 में, बस दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। विशाल आंध्रा मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स 6 मार्क्स, कोई छोटी चीज 2 मार्क्स में आ सकती है, कोई एमसीक्यू भी जैसे मैंने बताया और भी आ सकता है, पोती श्रीरामुलु जी के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट। मद्रास प्रोविंस के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तेलुगु स्पीकर्स किसने डिमांड करी, तेलुगु स्पीकर्स ने, उस पर एमसीक्यू आ सकता है। दैट्स हाउ इन डिटेल यू हैव टू डू द थिंग्स। अब जब एक बच्चे की बात मान ली जाए तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आल्सो आस्क कि हाँ भाई हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज सरकार को पता थी कि यार अब तो सारे स्टेट्स डिमांड करेंगे कि अब तो हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पर रिओर्गेनाइज करो, सारे प्रोविंस एक्चुअली डिमांड करेंगे कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाओ। एंड इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल। तो यार नेहरू जी को ये बात पता थी, तो उन्होंने पहले ही एक कमीशन ही बना दी, बोले यार अब ये तो हो ही गया है आंध्र प्रदेश, तो एक कमीशन बना दी जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस कमीशन का काम ये बनाई कब, 1953 में, क्योंकि दिसंबर 1952 में तो आंध्र प्रदेश बना फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। 53 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी जिसका काम था कि देखो भाई इंडिया में कितने बाउंड्रीज कैसे कैसे बन सकती हैं स्टेट्स की बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड वेदर इट्स राइट और नॉट। और उसने जो रिपोर्ट दी उसके बेसिस पे फिर एक कानून बना दिया जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया 1956 में, और उस एक्ट के बेसिस पे इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम बना दी। दैट्स इट। 53 में कमीशन, 56 में उसी कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक्ट, और उसके बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे बनाई गई। दैट्स इट। ये पूरा चैप्टर बेसिकली था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस तुम्हें नोट्स में पूरे में मिल जाएंगे, ठीक है, बट इतना भी कर लोगे सो दैट विल आल्सो सफाइस। 95 मार्क्स इजियर फॉर यू अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो, दैट्स इट। और अगर इफ यू विल बी लकी इनफ तो यू विल गेट 100 एज वेल। लास्ट एक क्वेश्चन है, ये मैप के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार, ये इट्स एक्चुअली मैप क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी आ जाता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कब कब कौन सा स्टेट बना। अब तुम्हें एक चीज तो पता लग गई, द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश एंड इट वाज इन दिसंबर 1952। इसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद एक्चुअली 14 स्टेट बना दिए, 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी। मगर आज तो टोटल 28 स्टेट्स है ना, तो ये कैसे हुआ सारा, वो सारी कहानी क्या थी वो हमने देखनी है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या हुआ, ठीक है, पहले सुन लो फिर उसमें दिखा दूंगा मैं, फटाफट से देख लो। 1960 की बात है, एक प्रोविंस था बॉम्बे प्रोविंस। बॉम्बे प्रोविंस में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, एक गुजराती और एक मराठी। और 1960 में इसी गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया, फाइन। फिर 1966 की बात करें तो एक प्रोविंस हुआ करता था पंजाब। पंजाब प्रोविंस में हरियाणवी भी बोलने वाले लोग थे। हिमाचल प्रदेश वाज आल्सो टू सम एक्सटेंट वाज पार्ट ऑफ पंजाब एंड इटसेल्फ, एंड देन पंजाब खुद तो था ही। तो पंजाबी बोलने वाले लोगों ने डिमांड करी कि हमें एक अलग, पंजाबी बोलने वालों के लिए एक अलग पंजाब बनाओ, सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए। और वो बनाया गया, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए एक पंजाब बनाया, उसी टाइम पे फिर एक अलग स्टेट हरियाणा भी बन गया, है ना। और एक हिमाचल प्रदेश ऑल्सो एट दैट टाइम, आई बिलीव दैट टाइम इट वाज अ यूनियन टेरिटरी एंड देन वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट, फाइन। ये हो गया, तो गुजरात बन गया, महाराष्ट्र बन गया, पंजाब और हरियाणा बन गए। अब करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात। नॉर्थ ईस्ट में क्या रिऑर्गेनाइजेशन हुई देखो जरा, ठीक है, लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट हियर यू हैव टू लर्न। कैसे करोगे देखो, एक 1963 में लर्न कर लो, बना था नागालैंड। नागालैंड को स्टेट का दर्जा दे दिया गया 63 में।
उसके बाद 1972 में 3 स्टेट्स याद रखने हैं, MMT, मेक माई ट्रिप होता है ना, उससे याद रख लो। MMT इज मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नागालैंड वाज इन 63। MMT हो गया। और फिर 1987 में फर्दर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। 1987 दिस वाज नॉर्थ ईस्ट। अब इसको याद कैसे करोगे? सी 1963 नागालैंड एक याद रखना है, 87 में मिजोरम और अरुणाचल, 72 में MMT याद रख लो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। कुछ भी एक्रोनिम बना के यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन द ईयर 2000 3 स्टेट्स बनाए जाते हैं, और ये 3 स्टेट्स जो अब 2000 ईयर 2000 में बनेंगे, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। मतलब एक बड़ा स्टेट था, मगर उसमें एक बड़े स्टेट में एक जगह तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक जगह डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसीलिए उस स्टेट के 2 टुकड़े किए गए। जहां पे कम ध्यान दिया जा रहा था, उन्होंने डिमांड करी कि हम अलग स्टेट बना दो, हम अपने आप को खुद देखेंगे। और ऐसा 3 जगह पे हुआ। इन द ईयर 2000 3 मोर स्टेट्स वर क्रिएटेड, न्यू स्टेट्स। 1 उत्तराखंड, 2 छत्तीसगढ़, I hope it's visible, and 3rd is Jharkhand. उत्तराखंड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आउट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड आउट ऑफ बिहार। बस ये याद रखना है। एंड द मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट विच वाज मेड इन 2014, जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, अभी मैंने बताया भी था पीछे। व्हाट वाज दैट स्टेट? इन 2014 इट वाज मेड द मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट। MCQ में भी आएगा तो आंसर विल बी तेलंगाना। किससे अलग होके बना? आंध्र प्रदेश से अलग होके बना। बस बात खत्म। ये सारे स्टेट्स, पहला स्टेट आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952, उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस में से अलग होके गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में, 1966 में पंजाब, स्पेसिफिक फॉर पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन स्पेशली, एंड देन हरियाणा एट द सेम टाइम आल्सो। 63 में फिर नागालैंड, 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट है, और 87 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड फ्रॉम यूपी, MP एंड बिहार रिस्पेक्टिवली। एंड 2014 तेलंगाना द मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट इन इंडिया। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, इफ यू विल सी। दैट्स इट। ठीक है, दिस वाज द चैप्टर दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये आज हमारा प्यारा भारत जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है, विद 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस वाज दिस चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी बेटा जितने दिन बचे हैं ना, 4 दिन, तो अब पूरा जान डाल देनी है, बिल्कुल सेल्फ पिटी नहीं करनी है, एज आई ऑलवेज से। मतलब आई डोंट लाइक चिल्ड्रन और किड्स क्रिबिंग देमसेल्फ कि यार मैं क्यों करूं, क्यों पढ़ूं, सो जाता हूं, लेट जाता हूं। नहीं, अब विनर्स एटीट्यूड होना चाहिए कि यार क्या काम करना बताओ जरा, पूरा करके सोएंगे। नींद पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रैप में मत पड़ना कि हाँ यार नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये वो कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी। आखिरी दिन प्रॉपर 6-7 घंटे सो गए, बात खत्म। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना माइंड को वैसे ट्रेन करके रखो, पूरी साल सोना ही होता है ना उसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड दैट योर मेहनत will be reflected and you'll be seriously happy when you'll see your mark sheets later on when you'll be doing this level of hard work now. ठीक है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, ऊपर नंबर भी दिया हुआ यार, यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली कि हाँ सर ये इशू आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बतानी है, कुछ पूछना है, वट एवर यू कैन यू वांट प्लीज आस्क मी, बट only one target, 100 marks in political science. Let's make political science easier for you and score full marks. ठीक है, that's it for today. Thank you so much.